नमस्कार राजू सर। नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। राजू सर, आज इन्वेस्टमेंट की जो होड़ मची है हमारे समाज में, 70 और 80 के दशक में लोग रोटी कपड़ा मकान के बारे में अक्सर जो सुना करते थे, न्यूज़पेपर में भी यही कहा जाता है और हर चीज़ों पे यही चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती है। अब ये 2025-26 का है, तो साल की पहली शुरुआत है जो हमारे ब्लड में है, हर इंडियंस के। तो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं सर, ये बताएंगे आप? इन्वेस्टमेंट उसको कहेंगे जो भी हम पैसा खर्च करके बचाएं। ये नहीं कि लोन लेके कर लिया, कुछ भी कर लिया, ज़मीन बेच के कर लिया, ऐसे नहीं। मेहनत से कमाया, खर्च किया, खर्च करने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बचा उसको टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते गए। इस कदर से इन्वेस्ट किए कि इन्फ्लेशन को बीट करके थोड़ा सा रिटर्न वो दे पाए। इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर मान लीजिए 5-6% का इन्फ्लेशन है, 10-12-13%, 14% अगर रिटर्न दे पाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और इसमें लेकिन एक पार्ट आता है हमेशा, सेविंग्स। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लोगों को फ़र्क पता नहीं है। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि सेविंग्स किसे कहते हैं और इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, उसमें फ़र्क पता नहीं है। आप बताएंगे? नहीं, सेविंग तो वही हो गया ना कि आप ऐसे एसेट क्लास में पैसा जमा कर रहे हैं जहां इन्फ्लेशन को के बराबर रिटर्न दे रहा है या उससे कम ही रिटर्न दे पा रहा है। सेविंग अकाउंट में पैसा रख दिया या एफडी कर दिया तो आपका समय के साथ पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो कांस्टेंट है, बराबर ही है। मतलब 1 लाख का कोई चीज़ आज मिल रहा है और 1 साल के बाद 1,05,000 का वो चीज़ मिलता है या 6,000 का चीज़ मिलता है, और आपका एफडी भी 1,06,000 पोस्ट टैक्स मिल रहा है, तो बराबर है। लेकिन ऐसे जगह पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया कि 1,12,000, 1,13,000 हो गया, उन चीज़ों को खरीदने के बाद भी 1 साल के बाद भी थोड़े से पैसे आपके बच जाते हैं, तो इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि आज हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, 50, 55, 60, जब तक मेहनत कर रहे हैं तब तो इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत नहीं है। जब हम मेहनत करना बंद कर देंगे और इनकम आना बंद हो जाए, फिर भी जीवन यापन चलता रहे, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे, उस समय जो इन्वेस्ट पैसा किए थे उसका ज़रूरत पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार काम करता रहे, रिटायरमेंट के बाद भी काम होता रहे, फिर इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एक ऐसा स्थिति आएगा कि हम काम नहीं कर पाएंगे, वो स्थिति सोचना है कि 60 साल के बाद अगर काम नहीं करेंगे तो हमें 50,000 रुपये पर मंथ कहाँ से आएगा। अगर आपने ये सोच लिया, फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। ज़्यादातर लोग ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हम कभी रिटायर भी करेंगे, जब बैठ जाएंगे उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा, क्या बच्चों से मांगेंगे या कोई ज़मीन बेच देंगे, क्या करेंगे। तो अगर ये सोचना शुरू कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट भी होना शुरू हो जाता है। आपका मतलब ये है कि सोच होनी बहुत ज़रूरी है सबसे पहले पहले। सोचेंगे तभी तो होगा। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन किस दिशा में करना चाहिए उन्हें कोई फ़र्क पता नहीं है। बहुत सारे एसेट्स क्लास हैं, जैसे अभी गोल्ड उभर के आया है, कभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात चलती है, एसआईपी के ऊपर बात होती है। ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है, इसमें से सही चुनाव कैसे करें हम? तो ये सही चुनाव तो आप खुद ही डिसीजन लेके कर सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बताएंगे। रियल इस्टेट वाले हैं ब्रोकर, तो रियल इस्टेट के बारे में ही अच्छा बताएंगे। हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं म्यूचुअल फंड को ही हमेशा सही बताएंगे। कोई गोल्ड बेचने वाले हैं तो गोल्ड ही सही बताएंगे हमेशा, और कुछ अच्छा नहीं बताएंगे। तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। बहुत ज़्यादा पैसा है, प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं लोग, पर मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं था, 2,000, 3,000, 4,000 पर मंथ था, बचता था, तो उसमें मैं क्या ही खरीद पाता। तो वैसे स्थिति में मुझे लगा एसआईपी म्यूचुअल फंड अच्छा तरीका है जहाँ पैसा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है, तो मैंने इस तरह से किया। जब पैसा वेल्थ क्रिएट हो गया 17-18 साल के बाद, फिर घर खरीदे, गोल्ड खरीदने का पैसा हुआ तब वाइफ को गोल्ड दिया। लोन में कभी लिया नहीं। खुद इन्वेस्टर को डिसीजन लेना पड़ेगा, किसी के बोलने पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आप सबका सुन लीजिए, हर एसेट क्लास को जान लीजिए और खुद अध्ययन कीजिए। करना चाहिए अध्ययन, 1 महीना करना चाहिए अध्ययन, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। मैं जब शुरू किया था इन्वेस्टमेंट करना, तो पहले मैंने खूब अध्ययन किया, कैलकुलेट किया अलग अलग एसेट क्लास को, इंश्योरेंस को ट्रैक किया। इंश्योरेंस में तो ये बाध्यता था कि आपको पैसा देना पड़ेगा। ये देना पड़ेगा मतलब बाध्यता मुझे अच्छा नहीं लगा कि मान लो आज पैसा है, आज दे रहे हैं, कल नहीं पैसा दे पाए, कल इनकम ना हो, 6 महीने के लिए मैं बैठ जाऊँ, बीमार पड़ जाऊँ, फिर पैसा कहाँ से दूंगा। तो इसीलिए मुझे इंश्योरेंस कभी अच्छा नहीं लगा। आपने एक शब्द कहा यहाँ पे कि बाधितता, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में एक बाधितता है। तो सर ने ये कहा कि काफ़ी लोग इस जोश में आ जाते हैं, रिटर्न बन रहा है और मार्केट बहुत तेजी है, तो वो प्रोडक्ट को समझते नहीं है। राजू सर, आपका ये कहना है कि सबसे पहले हमने उसके बारे में डीप समझना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर ये गलती हो जाता है ना, आपका 1 लाख का जॉब लगा और आपने तो ईएमआई ले लिया, 40,000 का ईएमआई घर बुक कर लिया, प्रीमियम डाल दिया इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस भी डाल दिया। कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जॉब चेंज करना पड़ जाए या जॉब से बैठ जाना पड़े, फिर आप दिक्कत में फंस जाते हैं, क्योंकि वो सारे कांस्टेंट प्रीमियम वाले हैं, वो लेगा ही लेगा।
तो ऐसे जाल में नहीं फंसना है जहाँ कि आपको देना ही पड़ेगा ऐसा वर्ड। रेंट पे रह लेंगे, कोई बात नहीं है, कम पैसे हैं, थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहेंगे, या जो भी आपको समझ में आता है वो करना है। कोई भी बाध्य वाला चीज़ में नहीं जाना है कि यहाँ देना पड़ेगा। अरे मेरा पैसा है, मेरी मर्जी है, मैं दूंगा नहीं दूंगा, स्थिति आज अच्छा है कल खराब हो जाए। तो इस तरह से करके समझना है चीज़ों को। सर का ये कहना है कि पहले रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। किसी का रिस्क अगर समझना है, अगर मुझे अपने लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पैरामीटर्स होते हैं रिस्क समझने के लिए? देखिए, रिस्क का पैरामीटर आप कितना भी समझा लीजिए, पर रिस्क होता क्या है ना कि आपने आज बैठा और कैलकुलेट किया कि बच्चों के शादी के लिए 18 साल के बाद 2-2 हज़ार का एसआईपी किया, इन्वेस्टमेंट किया, और मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अच्छे से रिस्क मैनेज करके आपने हाई रिस्क फंड में डाल दिया। लेकिन जैसे ही पैसा थोड़ा सा कम होता है ना, वो सारे कैलकुलेशन भूल जाते हैं कि 18 साल तक करना था, चलो 2 ही साल हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है, पर वो फिर आप सब भूल जाते हैं। भूलते इसलिए हैं कि एडवाइजर बताया और आपने कर दिया। आप खुद से कैलकुलेट करना है आपको। 2,000 रुपये पर मंथ किए, 18 साल तक किए, इतना पैसा जमा हुआ, इस परसेंट के रेट से 12-13% के रेट से इतना पैसा बना। खुद से जब इन्वॉल्व होंगे ना, फिर आप नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप जब खुद से कैलकुलेट करके इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आप डिसीजन गलत नहीं लेते हैं। मैंने बताया उसमें 100% में 10% रहा आपके पास, 90% तो उड़ गया सब कुछ। खुद से करेंगे खोपड़ी लगा करके तो थोड़ा सा ज़्यादा देर तक रहेगा, वो टिका रहेगा। लेकिन सर, एक आपने अभी इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन एक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन काफी लोगों को पता नहीं ये काम कैसे करता है। अगर हम आज कोई सामान खरीदते हैं तो अगले साल की जो उसकी इन्फ्लेशन कॉस्ट है, तो लोगों को वो समझ नहीं आता है, और लोग ये सोचते हैं कि एफडी या पोस्ट ऑफिस में इनमें जो रिटर्न आ रही है ये बहुत अच्छा रिटर्न है। तो आप एक बार इसको हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे? इसका आंसर 2 तरीके से है। एक, जो हमें सब लोग बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इन्वेस्ट ऐसी जगह करो कि इक्विटी में करो, म्यूचुअल फंड में करो, यूलिप में करो, अलग अलग जगह एसेट क्लास में करो। प्रॉपर्टी। लेकिन दूसरा आंसर ये है कि इन्फ्लेशन एक चालबाजी है। इन्फ्लेशन होता नहीं है, कांस्टेंट होता है। उदाहरण के तौर पे मैं बोलूँ 1 मीटर इतना होता है, लेकिन कोई गुंडागर्दी करके आज से बोल दे 1 मीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और फिर आपको 1 मीटर खरीदने के लिए 3 बार पैसा देना पड़ेगा, 3 गुना महंगाई बढ़ गया। तो महंगाई नहीं था, ये गुंडागर्दी था। तो इन्फ्लेशन भी इसी तरह का गुंडागर्दी चल रहा है। आपको डिटेल में जानना है तो राजू चौधरी वाला चैनल पे जा करके इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉमन बात, जड़ को छोड़ देते हैं, फुलंगी का बात करते हैं, ऊपर ऊपर का पत्ते का बात करते हैं। फिर इन्फ्लेशन में वही आता है, मान लीजिए आज 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया को आप ऐसी जगह पे रख दिए जहाँ पे इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे वो 8 लाख होगा, फिर 5 लाख होगा, फिर 2 लाख होगा, मतलब इरोड होते रहेगा टाइम टू टाइम। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है। प्रॉपर्टी भी है, आपको म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, तो जहाँ पे आप लंबे समय के लिए पैसा पार्क करके इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, तो ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सर, आपका एक फेवरेट जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसके ऊपर आप हमेशा बात करते हैं एसआईपी। इस साल एवरेज ऑन अगर बोलूँ 2024 और 25 का जो टाइम है वो रिटर्न नहीं बनाई। हमारे जो इन्वेस्टर हैं जो देख रहे होंगे, तो उनको अभी क्या करना चाहिए? देखिए, जब रिटर्न ना बने ना मार्केट में, तो ही वही समय होता है पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि पीछे 4-5 साल से अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था। अभी मार्केट डाउन है, तो डाउन मार्केट में एनएवी डाउन है। अभी जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, 10-12 साल के बाद जब आप एक्सेल सीट निकालेंगे तो देखेंगे कि यही टाइम 2025, 26, 27 में जो पैसा लगाया, यही ज़्यादा रिटर्न दे पाया है। तो एनएवी डाउन है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं अपना पीछे 15 साल का जर्नी देखता हूँ, तो 2008 में जो पैसा लगाया, 2012-13 में जो पैसा लगाया जब मार्केट डाउन था, या फिर कोविड के समय में जो पैसा लगा, वो ज़्यादा रिटर्न दिखा रहा है। तो हर काल में यही होगा, मार्केट डाउन होगा, अप होगा, डाउन में फिर यही बात चलेगा कि कोई रिटर्न दिया नहीं है। तो जो साधारण इन्वेस्टर हैं, छोटे छोटे अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा और बचा करके पैसा डालना चाहिए। मतलब एसआईपी अगर 5,000 है, 10,000 कर सकते हैं तो करना चाहिए इस टाइम में। और जब मार्केट लाइफ टाइम हाई हो फिर खर्चा कीजिए, जो खर्चा करना कीजिए, लेकिन जब डाउन हो तो खर्चे में कटौती करके सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी जैसे मार्केट में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्या एसआईपी रोकने का टाइम है या एसआईपी बढ़ाने का टाइम है? जो रोक लिया उनको म्यूचुअल फंड से भी निकल जाना चाहिए, उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो रुक गया उनको मतलब समझ नहीं है। समझ इसलिए नहीं है कि फिर वही मतलब हुआ होगा कि उन्होंने खुद से अध्ययन नहीं किया है। अध्ययन कीजिए, आप स्टार एसआईपी कैलकुलेटर पे जाइए, किसी भी कैलकुलेटर पे जाइए, 1 सप्ताह कम से कम अध्ययन कीजिए। सैटरडे संडे छुट्टी होता है, कैलकुलेट कीजिए, कैश फ्लो को देखिए। आप देखिए कि जब जब मार्केट डाउन था, उस समय जब एसआईपी में पैसा गया तो उसका वैल्यू क्या है। रोकना तो है ही नहीं, मैंने कहा कि डबल कर देना है। अगर डाउन है तो डबल कर देना है। अभी आप सोने का रेट देख लीजिए, जो भी है 1,80,000 70,000 जो भी है।
अभी 1,20,000 आ जाए, 1,10,000 आ जाए तो खरीदने का कोशिश करेंगे ना। सर। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में जब मार्केट डाउन हो, एनएवी डाउन हो, तो खरीदने का कोशिश करना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ बेच बाच के लोन लेके लगाना है। आपके पास जो है खर्चा बचा सकते हैं, आईफोन दूसरा नया वाला ना लेकर के, पैसा बचा हुआ है पैसा पास में, तो उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। जब मार्केट फिर लाइफ टाइम हाई होगा, फिर आईफोन नया वर्जन देख लेंगे। मैंने तो कभी आज तक आईफोन 40,000 से ऊपर का नहीं खरीदा। कोई भी आईफोन किसी भी काल में जब भी खरीदा, 1 साल 1.5 साल के बाद नया वर्जन आता है, वो 40,000 से नीचे का होता है, तो वही खरीदते हैं। एसआईपी से अमीर बना जा सकता है, ये मिथ है या फैक्ट है? 500-500 रुपया करके भी लोग अमीर बन सकते हैं। मेरे तो ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पान बेचते हैं, चाय बेचते हैं, उनका प्रोफेशन वही है। तो 500-1000 रुपया का एसआईपी वो अगर भी 30 साल 35 साल चला ले, तो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ तक पहुंचना बहुत बड़ा बात नहीं है। आप कैलकुलेट करके देखिए 12-13-14% के रेट से क्या हुआ है। कैलकुलेट आपको 12 ही करना है, लेकिन एक्चुअल में रिटर्न कुछ और ही मिला है। स्मॉल कैप में लगाइए लंबे समय के लिए। एसबीआई स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है, एचडीएफसी, जितने भी बैंक वाले स्मॉल कैप हैं, शुरुआत आप 500-1000 से करेंगे। धीरे धीरे जब समझ बढ़े, फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मैं जो फंड बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, नाम बताना सही नहीं है। शुरुआत तो करना पड़ेगा ना कहीं से। 500-1000 से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे जब अपना समझ बढ़े, फिर आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कीजिए। सर, लॉन्ग टर्म का असली मायना क्या है? मतलब कि उसे कितना समय देना चाहिए लॉन्ग टर्म? देखिए, लॉन्ग टर्म का मतलब है कि कोई फाइनेंशियल नीड जो है वो आपका पूरा होना चाहिए। आपका नीड अगर बच्चों का शादी है, बच्चों का पढ़ाई है, खुद का रिटायरमेंट है, या घर बनाने का है, या कार खरीदना है, आपने थोड़े थोड़े पैसे से इन्वेस्ट करना शुरू किया और वो फाइनेंशियल गोल पूरा हो गया। जब पूरा हुआ तो समझिए कि लॉन्ग टर्म हो गया। हो सकता है वो 8 साल में पूरा हो जाए आपका कार का रिक्वायरमेंट, तो वो लॉन्ग टर्म हो गया आपके लिए। बच्चों के शादी के लिए जो पैसा जोड़ना चाह रहे थे वो पूरा हो गया, तो वो तब लॉन्ग टर्म हो गया। आपने 500-500 ही शुरू किया और बड़ा घर बनाना है, आपने ख्वाब बड़ा वाला देख लिया है, लेकिन पैसा 500-500 या 1000 ही है, फिर तब वो जब पूरा नीड हो जाएगा, उनके लिए वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। एवरेज अगर बात करें तो 12-13-15 साल लॉन्ग टर्म माना जाता है। इतने में आपका जो फाइनेंशियल गोल है धीरे धीरे मीट होना शुरू हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में निवेश करके करोड़पति बनना एक लोगों का सपना होता है, तो सर आपको क्या लगता है कि हर आदमी करोड़पति की तरफ भागता है, या फिर उसे जितनी उसकी ज़रूरत है उतना ही अपने हिसाब से करना चाहिए उसे? देखिए, जिस तरह से बताया जाता है ना कि करोड़पति बन जाएंगे, वो सही नहीं है। आप पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करें कि अगर मान लीजिए आप कोई नौकरी करते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फैमिली चलाने के लिए कर रहे हैं, जीवन यापन करने के लिए कर रहे हैं, पर आपका इन्वेस्टमेंट इस तरह से होना चाहिए कि एक ऐसा पैसा आ जाए हाथ में कि फिर मैं अपनी मर्जी का काम करूं। काम तो ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बुद्ध महावीर भी जब निर्वाण को प्राप्त हुए तो वो भी काम करते थे, वही घर में रहते थे, वही खाना खाते थे, वही गिलास से पानी पीते थे। ऐसा नहीं कि कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन आप अब अपने मर्जी का काम कर सकते हैं। तो वो पैसा चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। हो सकता है वो 50 लाख में व्यक्ति जॉब छोड़ करके अपना काम करना शुरू। मेरे काफ़ी सारे इन्वेस्टर हैं जो 30 लाख 40 लाख पहुंचने के बाद दिल्ली एनसीआर छोड़ करके गांव चले गए। बोले थोड़ा कम ही मिलेगा, अपना काम करूंगा। कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस जब आपको आ जाता है ना पैसे के थ्रू, उसको मैं फाइनेंशियल फ्रीडम बोलता हूँ। और उनके लिए वो 1 करोड़ हो गया, चाहे किसी के पास 40 लाख हो, उनके लिए 1 करोड़ के बराबर हो गया। आपका ये कहना है कि अमीर बनना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी अमीर चाहिए। बन के क्या करेंगे? आप देख लीजिए ना, बड़े बड़े लोगों को, आईएएस आईपीएस और डॉक्टर आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। अमीर बनने का कोई मतलब नहीं है। कितने लोग आपको प्रेज करते हैं, जब आप चलते हैं तो नज़र में नज़र मिलाकर कितने लोग नमस्कार करते हैं, ये आपको फील होता है। आप पैसा अरबों कमा लीजिए और भागना पड़े विजय माल्या की तरह, तो फिर क्या इज्जत रहा? ठीक है, चोर की तरह भागना पड़ेगा। तो वो चोरीपनी जो है ना, सोसाइटी में रह सकते हैं, किसी राज्य में रह सकते हैं, छोटे शहर में रह सकते हैं, वो चोरपनी आंखों में नहीं दिखना चाहिए। पैसा कितना भी हो, उससे मायने नहीं रखता है। क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हर किसी के लिए ये होना चाहिए, या डेट या हम हाइब्रिड इस फंड से शुरुआत करें? देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में आते हैं तो एक ही गोल ध्यान में रखना है कि लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़े गोल को हम मीट करना चाह रहे हैं छोटे अमाउंट से। घर बनाना है, पैसा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट किया और वो बड़ा बन गया। शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो मैं बैंक एफडी ही बोलता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ करना ही नहीं है। बैंक एफडी है आपके पास, वो बगल में रखिए, नज़र के सामने, जिगर के पास, वहाँ एफडी खोल के रखिए। 1 साल 2 साल में पैसे का रिक्वायरमेंट है, म्यूचुअल फंड में आने का ज़रूरत नहीं है। बड़ा पैसा है, घर बनाने के लिए अब पैसा आ चुका है 50 लाख, अब घर बनाना है, 1 साल के अंदर सारा पैसा खर्चा करना है, म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना है। पैसा है, रिडीम करके बैंक एफडी कर लेना है। यहाँ पे जब भी लगाना है 12-15 साल के ऊपर टाइम है, क्योंकि देखिए आप 50 लाख रुपया रख देंगे, डेट फंड में भी रखेंगे वो भी गिरता है,
कौन कहता है कि लिक्विड फंड नहीं गिरता है? लिक्विड फंड भी गिरता है। जब चालबाजी चलेगा ना तो सब कुछ गिरता है, कोई नहीं बचता है। हमेशा इक्विटी में आना है तो लंबे समय के लिए ही करके आना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपने मान लीजिए 10,000 का एसआईपी शुरू किया और 15 साल में आपने टारगेट किया कि मुझे 70-80 लाख रुपए चाहिए, और वो 70-80 लाख 12वें साल में मान लेते हैं पूरा हो गया, मार्केट लाइफ टाइम हाई लगा और 12 साल में पूरा हो गया, तो आपको वो रिक्वायरमेंट का पैसा निकाल करके वो काम कर लेना है। 3 साल के बाद आपका गोल है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट पूरा हो गया तो आप पैसा निकाल के सेफ रख लीजिए और या उस काम को कर लीजिए, जो उनकी ज़रूरत है उससे कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कर लीजिए, पहले ही कर लीजिए। ये नहीं कि 3 साल के बाद तो और ज़्यादा हो जाएगा फिर करेंगे, फिर वो लालच में फंसेंगे तो फिर फंसे ही रह जाएंगे, शायद वो काम नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे पैसा पड़ा रह जाएगा। पिछले 10 साल में सर ऐसी कॉमन जो मिस्टेक्स आपने अपने जीवन में देखी है कि आपने भी की होगी और बहुत सारे लोगों से आपने सीखा भी है? मैं एक गलती किया था, चयन सिस्टम में मैं भी फंसा था किसी ऑफिसर के बोलने के चक्कर में। एक ही बार हुआ ऐसा, स्पीक एशिया करके 15,000 रुपया गया था, उनका बात रखने के लिए मैंने कर लिया था और मैंने अध्ययन नहीं किया। बोला ये पढ़े लिखे लोग हैं तो बता रहे हैं तो अच्छा ही होगा, और वो फंस गया था। तो ज़्यादातर मैं गलती ही करते देखा हूँ लोगों को कि चयन सिस्टम बहुत चल रहा है, उसमें काफ़ी लोग फंसते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग चयन सिस्टम चल रहा है और वो एकदम सोचा समझा साजिश के तहत ये चलता है, ऊपर से नीचे सब लिखता है कि इस एरिया से 10,000 करोड़ उगाना है। जब 10,000 का कार्पस उग जाएगा फिर उसको स्कैम दिखा करके परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। फिर अगर इस शहर से अगर 50,000 करोड़ का उगाना है, इस राज्य से 1 लाख करोड़ का उगाना है, ऐसे करके चयन सिस्टम हर जगह पे चलते रहता है। तो इससे बचना है, कोई भी चयन सिस्टम में आना नहीं है। मैं अगर बात करूँ ना कि पूरा अध्ययन करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सारे कुछ को छोड़ करके एसआईपी म्यूचुअल फंड बेस्ट है, कहीं भागने डूबने वाला नहीं है, क्योंकि इतने लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, खोपड़ी वाले फंड मैनेजर से लेके ऊपर से नीचे तक, कि कुछ करता है तो पता चल जाता है कि भाई आपने ये गड़बड़ किया है, तो बहुत ज़्यादा किरकिरी हो जाता है ऊपर से नीचे वाले को। लेकिन वो चयन सिस्टम में ऐसा सिस्टम बनाया है कि पैसा क्लोज किया, स्कैम किया और बोला कि भाग गया सिंगापुर। सिंगापुर भाग नहीं गया भाई, भगाया गया बैठा करके। मालिया भागा नहीं, भगाया गया। सर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, अभी उसे किसी के दोस्त के कहने से करना चाहिए या किसी के टिप्स के करना चाहिए, या उसने गूगल या जो भी ऐसे सर्च इंजन है उनकी मदद से उसने इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? देखिए सब जगह से सीख लीजिए, चारों तरफ से ज्ञान बट रहा है, ज्ञान बांट के अपने पास लेते आइए, घर आ जाइए, बैठ जाइए, सारे ज्ञान को टटोलना शुरू कीजिए कैलकुलेटर पे कॉपी कलम लेकर के। अपने से 7 दिन अध्ययन करना है, तभी इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। कोई बताया कर दिया तो वो बता के चला गया, बढ़े घटेगा वो अपना मैनेज कर लेगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको सब जगह से सुन लेना है, सब सर्च इंजन को सर्च कर लेना है, खुद से बैठ के कैलकुलेट करना है कि ये इसका मतलब जो मैं करने जा रहा हूँ क्या होने जा रहा है। खुद से अध्ययन करना है। नहीं अध्ययन करने आता है, आप जाइए मेरे चैनल पे, सीखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग एसेट क्लास को सीखिए, सीखने में 1 सप्ताह लगाइए, फिर जर्नी शुरू कीजिए। आपने बहुत अच्छा बताया सर कि हम अक्सर यही रैली जब चलती है तो हम इसका एक पार्ट बन जाते हैं और हम अपना ये रिस्क जो है देखते ही नहीं है, जिस वजह से बहुत सारे अभी भी इन्वेस्टर जो हैं अपना पैसा नहीं बना पा रहे। तो सर अभी कैश में पैसा कितना रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले? अगर आज इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाए, हमें कितना फंड हमारा होना चाहिए अपने परिवार के खर्चे के लिए? देखिए अगर रेगुलर इनकम आ रहा है, जैसे सैलरी पर्सन है या बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, फिर तो 2-3 महीने का कैश भी रखेंगे तो चलेगा। लेकिन सैलरी पर्सन है तो उनको इतना ज़्यादा कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, सैलरी हर 1 तारीख को आ ही जाता है। 2 महीना 3 महीना का भी रखेंगे तो चलेगा। मैंने नॉर्मली नहीं रखा, 1-2 महीना का रहा होगा, वो भी नहीं रहता था। अगर मार्केट गिरता था तो सारा बैंक अकाउंट में खाली करके मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देता था। तो आपको पता चल जाएगा, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है कि इतना महीने का रखना चाहिए, उतना महीने का रखना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे म्यूचुअल फंड से, क्या दिक्कत है? हमेशा मार्केट गिरा हुआ थोड़ी होता है। मान लीजिए आपको 50,000 का ज़रूरत है और 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 10 साल पूरा हो गया एसआईपी का या 5 साल पूरा हो गया, वो कुछ ना कुछ बढ़ा ही होगा। मैं 3 साल पहले भी जो इन्वेस्ट किया था वो 14-15% का रिटर्न दिखा रहा है, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं निकाल लूँगा। तो एसआईपी ठीक जरिया है कि जहाँ आपको ज़्यादा कैश रखने का ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा निकाल लेंगे कभी भी, 4 दिन के बाद पैसा अकाउंट में आ जाता है। सर मेरा एक सवाल है, अक्सर मैं सोचता था बोलूं आपसे, लेकिन आज आपके साथ बात करने का मौका मिला। आप स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, ये कैटेगरी सबके लिए सूट करती है या स्पेसिफिक किसी आप कैटेगरी को पिच करते हो? देखिए स्मॉल कैप बोलता हूँ ना, नाम एक है इसीलिए आपको लगता है स्मॉल कैप में कर दिया, सब कर दिया। मैं आपको ऐसा उदाहरण देता हूँ कि फल है, 6,000 तरह का फल है और एक आदमी चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फल खाऊं, टेस्ट करूं, तो पहला 100 है, इसको लार्ज कैप बोल दिया फल। फिर मिड कैप है, ये 150 कैटेगरी का फल यहाँ पे है, और बाकी सब फल जो है 250 के बाद 6,000 तक अलग अलग फल, वो सबको स्मॉल कैप बोल दिया। तो अब ये 250 अगर खाएंगे
तो अलग फल है, ये स्मॉल कैप एक हो गया। ये 250 अलग तरह का फल है, स्मॉल कैप भी इसको बोलते हैं, ये लेकिन दूसरे टाइप का फल है। फिर तीसरे टाइप का फल है, चौथे टाइप का फल है। आप अलग अलग 10 स्मॉल कैप लेते हैं तो ये फल लिया, ये फल लिया, ये फल लिया, ये फल लिया, फंड मैनेजर अलग अलग स्टॉक ले रहा है ना। पर नाम चूंकि रेगुलेटर को ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे नहीं कि सब स्मॉल कैप ना, स्मॉल कैप 1, स्मॉल कैप 2, स्मॉल कैप 3, स्मॉल कैप 4, स्मॉल कैप 5, क्योंकि स्टॉक तो अलग अलग है ना। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ चेंज आएगा। स्मॉल कैप बोलने से सिर्फ स्मॉल कैप नहीं है, वो 6000 तक स्टॉक है 250 को छोड़ करके। तो मैं तो 8-10 स्मॉल कैप लिया हूँ, क्योंकि फंड मैनेजर कहीं भी जा सकते हैं। अब मैं लार्ज कैप ले लिया, मिड कैप ले लिया, तो 250 के अंदर ही घूम घूम होते रहेगा ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक तक जा सकते हैं, इसको डाइवर्सिफिकेशन भी बोलेंगे ना, कहीं भी खरीद सकते हैं फंड। लेकिन सर उसमें सबसे ज्यादा जब मार्केट में गिरावट आती तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा टूटता है, तो आप उससे वो कह तो रहे हैं। चालबाजी समझ लिया है ना, मार्केट गिरता नहीं गिराया जाता है, गाय दूध देती नहीं है धोना पड़ता है। तो गिरता नहीं है गिराया जाता है, वो चालबाजी जब समझ लेंगे तो जब गिरेगा तो हम भी खरीदेंगे साथ साथ में, और तेजी से पैसा बढ़ेगा। कोविड के समय में जो चालबाजी समझ लिया था कि ये बीमारी नहीं है, चालबाजी है, जनसंख्या कम करने के लिए सुई दे दे के, जब ये चालबाजी समझ लेंगे तो हमारे इन्वेस्टर तो पैसा बेचे नहीं, तो और भी खरीदा। आपका ये कहना है कि हमें लार्ज और मल्टी कैप इनको अवॉइड करना चाहिए? कम समय है तो, लंबा समय है, वेल्थ क्रिएट करना है तो स्मॉल कैप ही बना के देगा, मिड कैप बना के देंगे। थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड और भी चलना है, डाइवर्सिफाइड तो स्मॉल कैप ही हुआ, क्योंकि कहीं तक भी जा सकते हैं। रिस्क कम लेना है तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, बैलेंस फंड। वो 1 करोड़ रुपया जब पूरा हो जाए ना, फिर आप रिस्क कम लीजिए। जब जवानी दीवानी खत्म हो जाए, 45-50 के बाद एज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया भाई, अब वो दौड़ नहीं लगा सकते जो दौड़े धोनी की तरह चौवा छक्का शुरू में मार दिए, अब नहीं मार सकते हैं। तो अब मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस फंड, लार्ज कैप, ये सब में चलेंगे। शुरू में तो जवानी दीवानी में स्मॉल कैप ही खेलना है। आप जब इन्वेस्ट कर रहे थे सर, तो आपने एक पोर्टफोलियो की बात की कि मेरे 15 साल हो गए उस पोर्टफोलियो के। आपने सर उसमें क्या 15 साल का आपका क्या ऐसा माइंडसेट था या क्या व्यूज था कि आप 15 साल रुके रहे उस फंड में? बहुत सारे लोग तो मैं देखता हूँ 70% तो लोग अगले 2-3 साल में ही अपनी SIP बंद कर देते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं जब मेरी बच्चे का संस्कृति, मेरी बेटी का जन्म हुआ ना, तो मैं वाइफ को ऐसे बैठा करके पूछा कि आज अगर अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में शादी होता है तो कितना पैसा चाहिए? तो बोली 10 लाख रुपया काफ़ी है। 15 साल पहले ये बात कर रहा हूँ मैं। अब मैथ में मेरा मैथ अच्छा है, बिहारी लड़का, मैथ में 98%। भाई अभी तो शादी करने नहीं जा रहे हैं, 20 साल के बाद करूँ तो 6% का इन्फ्लेशन हो तो लगभग 50-55 लाख रुपया आया कि खर्चा होगा। मतलब आज का 10 लाख जैसा शादी कर रहे हैं, ऐसा ही तामझाम करने के लिए, इतने ही लोगों को बुलाने के लिए, इतना ही लाइट कैमरा एक्शन करने के लिए जो शादी में कर रहे हैं आप, ऐसा ही खर्चा करने के लिए, ऐसे ही होटल में जाने के लिए उस समय 50-55 लाख चाहिए। तो मुझे कितना चाहिए उस समय? 50-55 लाख रुपए चाहिए। तो आज अगर मैं 3000 से SIP शुरू करता हूँ, यदि 15-16% का रिटर्न मिलता है, 55-60 लाख रुपया हो जाता है। ऐसा कैलकुलेट किया और फिर शुरुआत किया 3000 का SIP का। तो 9 लाख रुपया जमा है, अभी 47-48 लाख रुपया वैल्यू है, 18-19% का रिटर्न दिख रहा है। अभी शादी का टाइम नहीं आया है, 2-3 साल के बाद हो जाएगा, वहाँ से निकालूंगा, शादी कर लूँगा। जो पैसे बचेंगे उनके FD में या उसी फंड में बच्चे के नाम पे पड़ा रहेगा। तो ऐसे करके गोल सेट किया, वाइफ से बात किया, और उस पैसे को नाम ही हो गया घर में, वो संस्कृति का पैसा, वो संस्कृति का SIP, वो बच्चे का SIP। कुछ भी होता है तो हम उसको नहीं छेड़ते हैं, कैसे छेड़ेंगे? वो एक गोल सेट हो गया। तो ऐसे करके आपको घर के लिए गोल सेट करना है। ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है ना, जो भी सर को देख रहे हैं यहाँ पे, ये माइंडसेट पहले तो अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक चिल्ड्रन एजुकेशन या मैरिज के लिए कर रहे हैं तो उस फोकस को कभी आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना है। अगर आप उसको कभी भी निकालते हो तो राजू सर के जैसे वेल्थ नहीं बना पाओगे। ये बात बोलनी बहुत आसान है लेकिन करना उतना डिफ़िकल्ट है। सर ने अपनी बात बताई कि पहले तो अपनी फैमिली को मनाना और इतने समय तक रोकना बहुत मुश्किल है। तो थैंक्स राजू सर, आपने हमें बताया ये बात। देखिए क्या है ना, एक साधारण आदमी ना, कितना अमीर कितना गरीब, अगर 10,000 रुपये पर मंथ भी बचा करके 2-2 हज़ार रुपये का 5 ले लिया ना, तो 2 बच्चे का जो भी रिक्वायरमेंट है, आपके घर का रिक्वायरमेंट, आपके रिटायरमेंट का, सब कुछ उसमें समाहित होकर सब कुछ धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। भले ही आपका इनकम 30,000 रुपये पर मंथ है, 35,000 रुपये पर मंथ है, रेंट के घर पे रहिए, 10,000 रुपये पर मंथ का SIP करते रहिए, यकीन मानिए 15 से 20 साल के बाद वो सब कुछ होगा आपके पास जिसकी आप तमन्ना करते हैं। सर एक याद आया, आपने अभी बहुत अच्छा ये बात कही। आज के दौर में क्या कर रहे हैं युवा, जैसे अपना जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, जेनजी है हमारे, वो लोग अगर आज 1-2 लाख रुपए सैलरी से अपना स्टार्ट कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, तो उनकी जो लाइफ है इतनी ज़्यादा कंजस्ट हो जा रही, गाड़ी घर ये सबसे पहले अपने शौक पूरे कर रहे हैं। आपने एक अच्छी बात बताई
तो उसके बारे में बताओ सर कि उन्हें क्या प्लान करना चाहिए। देखिए, जब घर का बारी हो ना कि शादी किया जैसे ही बस घर लेने का सोचने लगते हैं सैलरी के बाद, पहले उनसे पूछ लीजिए ना जाके जो ऑलरेडी घर लिए हुए हैं, उनका देखिए ज़िंदगी, यस। फिर समझ में आएगा कि नहीं घर नहीं लेना है। अपना पैसा है तो लेंगे, लोन लेके नहीं लेगा। आप दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी जाके देख लीजिए, जो भी लोग रह रहे हैं कैसे पीस के रह रहे हैं। यस। 1-2 महीने के लिए छुट्टी लेके घर गाँव भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ईएमआई अगले 1 तारीख को देना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि घर नहीं लेना है, अपने पैसे से लेना है। वो मैं खान सर पटना वाले नहीं हूँ, एजेंट की तरह बोलूँगा कि लोन ले लो। और लोन जो नहीं दे पा रहे हैं, किस तरह से आप सबको ट्रैप में फंसाया है, इसके लिए आप राजू चौधरी वाले चैनल पे जाके देखिए। नहीं दे पा रहे हैं, उसमें कागज़ है 20 पेज का, लगा दीजिए, हाथ खड़ा कर देगा बैंक, मांगेगा ही नहीं कुछ। फर्जी नकली नोट छाप करके सबको लोनर बनाया जा रहा है। कागज़ दिया और नहीं दे पाए तो प्रॉपर्टी लिया। अरे दिया कागज़, ले रहे हो ज़मीन, दिया कागज़ उठा रहे हो गाय भैंस, दिया कागज़ उठा रहे हो ट्रैक्टर, ये कैसे हो सकता है? उस कागज़ के पीछे कुछ है, कुछ नहीं तो कागज़ हम भी दे देंगे। अच्छे से गहराई से देखिए जो चैनल बताया राजू चौधरी पे। जनजय को स्पेसिफिक क्या कदम लेना चाहिए, पहले घर लेना चाहिए या फिर पहले उन्हें अपनी जो जरूरत है अपना रिटायरमेंट और ये सब कुछ करना चाहिए? सबसे पहले अपना ज़िंदगी खूब जीना चाहिए। कोई भी चीज़ लोन नहीं लेना, जितना पैसा है सब खर्चा करो, 4-5 साल तक खूब खर्चा करो। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, न इंश्योरेंस, न म्यूचुअल फंड, न प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं। वो क्योंकि जवानी वापस नहीं आएगा। खूब खर्चा करो, पीवीआर में पिक्चर देखो, जो करना है करो। फिर उसके बाद घर तो बिल्कुल नहीं लेना अपना, थोड़ा बहुत पैसा बचे 4-5 हज़ार 10 हज़ार का एसआईपी मस्ती करने के बाद एसआईपी म्यूचुअल फंड करो। ये कॉन्फिडेंस रखो कि पैसा अमीर तो बन ही जाएंगे, क्योंकि रास्ता मिल गया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में लगाते जाएंगे, हो जाएगा। मेरे काफ़ी सारे मित्र बोलते हैं अरे टेंशन ही खत्म है, कुछ गलत करने का मन ही नहीं करता है, पता है अमीर बन ही जाएंगे, धीरे धीरे पैसा जा रहा है, अमीर बन ही जाएंगे, तो गलत करने की जरूरत क्यों है? कोई गलत क्यों करता है? उसको लगता है कि मुझे इतना चाहिए, बाद में ही चाहिए ना, बाद में ही होगा, तो इनको तो हो ही जाएगा, ऐसे कैलकुलेट कर लिया मैथमेटिक्स। तो खूब एंजॉय कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए। पैसा जब हो तब फ्लैट खरीदना है। सर मेरे मन में एक सवाल आया, अभी खुद का अपना पर्सनल पोर्टफोलियो है, तो सर अगर आपकी जो कंपाउंड की जो ताकत हमेशा कहा जाता है कि एक दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है कंपाउंडिंग को, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज को आपके पोर्टफोलियो में कैसे वर्क कर रहा है, ये बताएंगे सर हमारे। अब जैसे मेरा 1 करोड़ 10 लाख का पोर्टफोलियो है, अगर 10% भी मार्केट बढ़ता है यहाँ से 1 साल में, तो 11 लाख रुपए तो बढ़ जाएगा ना। 11 लाख का तो पैकेज होता है लोगों का। तो सर आपने जॉब अपनी रिप्लेस कर दिया। तो वही है ना, 10% बढ़ा, 15% बढ़ गया तो और ज़्यादा 15 लाख हो जाएगा। तो यही कंपाउंडिंग होता है, बिना किसी काम किए वो भी। हाँ, मतलब यही खासियत है कि आप शुरू में जवानी में जो पैसा इन्वेस्ट किए, पेड़ बड़ा हो गया, अब तो आम अपने आप आएगा ना, बस पानी देने की जरूरत है। वैसे ये फल तो बाद में आता ही रहता है ना। लेकिन आज अगर कोई इस वीडियो को देख रहा होगा तो राजू सर ने सपोज उस समय एक एक्स अमाउंट की एसआईपी की, लेकिन आज कैपिटल उतनी एक्स ही जा रही है, रिटर्न जो आपने सर ने बताया कि 11 लाख रुपए मुझे इस साल में, जैसे सपोज एग्जाम्पल के थ्रू बताया, तो ये बहुत बड़ा एक अपने आप में एक बहुत पावर ऑफ नंबर है। ऊपर नीचे होगा मार्केट, कभी -10 दिया, कभी 15 दिया, कभी 20 दिया, लेकिन मैं एवरेज 12 भी मानूं तो 12 लाख रुपया साल का तो मतलब रिटर्न हो जाता है, तो उसको खर्च कर सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए। अभी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें वो बहुत कम सैलरी लेते हैं या अपना जो दिहाड़ी मजदूरी ये सब करते हैं, और उनके जो हैंड खर्चे के बाद जो बचता है वो बहुत ही कम पैसा बचता है। तो अगर उन्होंने अपनी बेटी के लिए एजुकेशन के लिए या बेटे की हायर एजुकेशन के लिए अगर वो कुछ पैसे जोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए सर कुछ ऐसा सुझाव दीजिए। बैंक वाला म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप ले लीजिए, जितने भी बैंक देख रहे हैं आपको, जिसमें खाता है। सर मेरा एक सवाल है कि जो लोग आज की डेट में बहुत कम अर्निंग कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाह बहुत कम है या कोई मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अगर हम कुछ ऐसा बताएं कि उन्हें अगर एसआईपी करनी है म्यूचुअल फंड्स में, तो अपनी कितने से शुरुआत हो सकती है और कैसे करें, और अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन या मैरिज के लिए प्लानिंग कैसे करें, जैसे आपने अपना। देखिए, आप जहाँ भी रह रहे हैं, जिस भी बैंक में अकाउंट है, उसी बैंक का म्यूचुअल फंड भी चलता है, उसी का स्मॉल कैप भी है। कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीसी है, उसका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ले लीजिए। शुरुआत 100 रुपये भी कर सकते हैं, 500 रुपये कर सकते हैं। बगल में एकदम रखिए, क्या क्या चाहिए इसके लिए, अकाउंट नंबर चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ जो भी देना है, और शुरुआत कर दीजिए। बगल के ब्रांच में जाइए, 500 रुपये का एसआईपी शुरू कर दीजिए। फिर इनकम बढ़े 1000, 2000, धीरे धीरे करके। जिसमें अकाउंट है उसका स्मॉल कैप, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई यूलिप नहीं, कोई ट्रेडिशनल प्लान नहीं, कोई सुकन्या योजना नहीं, प्रधानमंत्री योजना नहीं, कुछ भी नहीं, सेफर सेफेस्ट कुछ नहीं। लंबे समय के लिए धीरे धीरे करके पैसा इन्वेस्ट कीजिए, स्मॉल कैप बैंक वाला। अमाउंट बड़ी
और जो छोटी नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट का तरीका सही होता है, सर का ये कहना है। तो आप आज ही शुरुआत करिए, जो भी लोग हमारे देख रहे हैं उन लोगों को आज ही अपना शुरुआत करिए। जब आप एक पहला कदम उठाएंगे तभी आप कल को राजू सर की तरह एक अपनी डॉटर के लिए, जैसे आज सर ने बताया कि मैंने इतने पैसे अच्छे से जोड़े हैं, तो आप भी जोड़ सकते हैं। अगला सवाल सर मेरा ये है, चांदी और सोने में अभी जो से चमक रही है और इनमें बहुत तेजी दिख रही थी और बीच में कुछ करेक्शन भी आया है, वक्त क्या सही है अभी हमें इन्वेस्टमेंट करने का? पहले तो ये देख लीजिए, कोई भी चीज़ ना आंख बंद करके नहीं करना है, एकदम देखना है समाज में हो क्या रहा है। कहीं सुई लिया उससे मर तो नहीं जाएंगे, उसमें जहर के बदले अमृत तो बोल दिया, जहर तो नहीं डाल दिया। तो ये सोने का रेट, ये लोहे का रेट, ये तांबे का रेट जो बढ़ रहा है, ये सच में डिमांड सप्लाई से बढ़ रहा है या कोई खदान सारा किसी कब्जे में है? अगर किसी के कब्जे में है तो 1,50,000 सोने का रेट, 1,60,000 रात में कंप्यूटर पे सेट हो रहा है, 1,62,000, 1,65,000, 1,70,000, 1,80,000, 1,90,000, 2,00,000, करते रहो करते रहो करते रहो, तो कहीं अंत नहीं है। सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट का बात है, किसी भी तरीके का सॉफ्ट कॉपी हो नहीं लेना है सोना चांदी। फिजिकल है, पैसे हैं, ज़रूरत है, गहना बना के वाइफ को बच्चों को बनाइए। फिजिकल ही लेना है, सॉफ्ट कॉपी नहीं लेना है, क्योंकि वो कोई जो जिसके हाथ में कब्जे में है वो कंप्यूटर पे बैठ करके, इजराइल में है वो कंप्यूटर, जिससे रेट बढ़ता है। बकवास पढ़ाया गया है बचपन से कि डिमांड और सप्लाई से कोई चीज़ का रेट बढ़ता है। सोना चांदी लोहा एल्युमिनियम सब किसी के कब्जे में है। वो कौन है जो 47 के पहले राज करता था, वो आज राज कर रहा है। वही सब लोग जागिए और जो खदान लिया है वापस छीन के ले लीजिए, फिर बेचने लगिए 10 रुपये किलो। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, गोल्ड 10,000 रुपया तोला अपने कब्जे में लेके बेचेंगे। अपने आपस में ही तो है, अपने देश का चीज़ है, बाहर क्यों जाएगा? वो कंटेनर से भर भर के बाहर जा रहा है। 1 रुपया टन कोयला, लोहा, एल्युमिनियम सब यहाँ से चाइना 1 रुपया टन जाता है। हम लोग मूर्छा में रील देख रहे हैं, अपना संपत्ति भाग रहा है लेके कोई भाग रहा है। जागेंगे तो पकड़ के रख लेंगे अपने पास, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। रिटायरमेंट क्यों ज़रूरी है सर? देखिए, रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि आप आज इनकम कर रहे हैं 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपये खर्चा है या 50,000 रुपये खर्चा है, 40,000 खर्चा है। जब काम नहीं करेंगे तो वो 40,000, 50,000, 1 लाख आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो उसी को रिटायरमेंट प्लानिंग बोलते हैं कि भाई जब काम नहीं करेंगे लास्ट के 15-20 साल तक, जब तक ऊपर नहीं गए, तो वो 20 साल कैसे जीवन यापन के लिए पैसा मिलेगा। अगर वो सेट हो गया तो रिटायरमेंट प्लानिंग का ज़रूरत नहीं सेट हुआ है तो आज सोचना शुरू करेंगे कि जब काम नहीं करेंगे तो वो 40-50,000 कहाँ से आएगा जीवन यापन करने के लिए। उसी को रिटायरमेंट प्लानिंग बोलते हैं। थोड़े थोड़े अमाउंट 2,000, 4,000, 5,000 से शुरू करेंगे तो वो जो गैप है, जब इनकम नहीं करेंगे तो भी पैसा जीवन यापन के लिए आए, तो रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं ऐसे ही। रिटायरमेंट अभी प्लानिंग की बात की हमने, तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिटायरमेंट के लिए? जहाँ टाइम 15 साल से ऊपर हो जाए। स्मॉल कैप जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। स्मॉल कैप, मिड कैप, टाइम कम है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। टाइम ज़्यादा है तो स्मॉल कैप में लगा के रखिए। टारगेट पूरा हो जाए, कैटेगरी में स्विच कर जाइए, लार्ज कैप में स्विच कर जाइए, डेट फंड में स्विच कर जाइए, तो बाद में करेंगे। इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन कर करके आपके अनुसार से मैथमेटिक्स करके आपको सामने रख दे, समझ लीजिए उसको, खुद से भी कैलकुलेट कर लीजिए। ये सब करना पड़ेगा। ऐसे सोचेंगे कि किसी के भरोसे कर लेंगे कि वो बताएगा तो कर लेंगे, तो काटने के लिए तैयार है, काट देगा। झटका भी कर सकता है, हलाल भी कर सकता है। तो किसी पे भरोसा नहीं करना है, खुद से दिमाग लगे, खोपड़ी लगा करके इतना तो अध्ययन कर लेना चाहिए कि आपको कोई चूना न लगा सके। सर अब अभी एक रैपिड फायर करते हैं। कुछ सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के अक्सर आते हैं, हमारे जितने व्यूवर्स हैं। सेविंग या इन्वेस्टमेंट क्या सही है? इन्वेस्टमेंट, सेविंग में तो आपको कुछ बनना नहीं है, पैसा बराबर रहेगा वो। एफडी, पोस्ट ऑफिस या म्यूचुअल फंड्स? सब कुछ त्याग करके एसआईपी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में। एसआईपी या लमसम? एसआईपी, लमसम तो कभी कभी आएगा ना, एसआईपी तो जिंदगी का पार्ट है। हर महीना सैलरी आया, 2,000, 4,000, 5,000 एसआईपी। रिस्क जरूरी है या अवॉइड करना चाहिए? जो रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। रिस्क तो लेना पड़ेगा। भाग भाग के लड़की को देखते थे 9th 10th क्लास में, 4-5 को देखा, एक को पटाया, शादी किया, आज खुश हैं, तो रिस्क लिया ना। रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क, जिंदगी खुशहाल चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा। इन्फ्लेशन सबसे बड़ा दुश्मन है या नहीं? इन्फ्लेशन तो चालबाजी है, दुश्मनी है। जब सब लोग जाग जाएंगे तो इन्फ्लेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। आज 10 रुपये में 10 ग्राम लोहा का बिल पारित कर दीजिए, 10 रुपये जब भी देंगे 10 ग्राम लोहा मिलेगा। आरबीआई को कागज़ लौटाएंगे तो 10 ग्राम लोहा मिलेगा। चलो कभी 1 तोला सोना मिलता था, कोई बात नहीं। आज 10 रुपये में 10 ग्राम लोहा बोल दो तो 10 साल के बाद भी 10 रुपये में 10 ग्राम लोहा, 20 साल के बाद भी 10 रुपये लौटाओगे तो 10 ग्राम लोहा, और 100 साल के बाद भी 10 रुपये का कागज़ लौटाएंगे तो 10 ग्राम लोहा। कहाँ गया?
महंगाई, एक बिल पारित करना है 10 रुपये में 10 ग्राम लोहा, सब कांस्टेंट हो जाएगा, धाराशाही हो जाएगा। इन्फ्लेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, सिर्फ चालबाजियाँ हैं। अमीर बनने के लिए एसआईपी बेस्ट है या एफडी बेस्ट है या पोस्ट ऑफिस? ओनली एसआईपी इन स्मॉल कैप। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल? 15 साल के ऊपर बड़े पैसे, देखिए 1 लाख 2 लाख रुपया आपका कभी भी रिक्वायरमेंट मीट हो सकता है, इधर उधर से कर लेंगे। 20 लाख 25 लाख के ऊपर पैसा चाहिए और वो पूरा करना है छोटे अमाउंट से। 5,000 का एसआईपी किया, 25 लाख का कॉर्पस बनाना है तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे। बड़े खर्चे के लिए जो पैसे चाहिए वो मीट करने के लिए जो तरीका होता है उसी को लॉन्ग टर्म बोलते हैं। गिरती मार्केट में हमें एसआईपी बंद करना चाहिए या कंटिन्यू रखना है या एसआईपी टॉपअप करना है? बढ़ा देना है, कंटिन्यू भी करना है और डबल भी कर देना है, बीच बीच में तड़का लगा करके ज़्यादा झोंक देना है पैसा। हमें एक ही फंड में पूरा निवेश करना चाहिए या मल्टीपल फंड्स होने चाहिए? 10 फंड होना चाहिए आपके पास। मार्केट को टाइम पॉसिबल है, यस या नो? टाइम नहीं कर पाएंगे क्योंकि चालबाजी करने वाला वो आपको सब डाटा आपका, आप क्या क्या करते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, सब डाटा उसके पास है। आप टाइमिंग करके कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आपके हाथ में इतना है, जब जब गिरे, मार्केट दिखे गिर गया, टॉपअप कर देना है, एसआईपी कंटिन्यू करना है, यही कर सकते हैं। मार्केट गिरावट अवसर है या एक मौका? जब जब गिरे तो अवसर है। एनएवी डाउन होता है तो आप परचेज करते हैं तो ज़्यादा एनएवी मिलता है, तो जब जब मार्केट गिरता है वो अवसर ही है। कैश में इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है या आपको डिजिटल माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना सही है? कैश में तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं, आपके अकाउंट में ही पैसा चाहिए हमेशा। अगर कोई कैश में इन्वेस्टमेंट बोलता है तो उसमें कुछ करना ही नहीं, कभी कुछ करना ही नहीं है। जो भी पैसा जाएगा म्यूचुअल फंड में, जो भी पैसा जाता है वो ऑनलाइन ही जाता है, अकाउंट से ही करता है, तो कैश में ट्रांजेक्शन कहीं होता ही नहीं है। कहीं हो रहा है तो उससे बचना है। ऑफिस में बातचीत चलती है कि ये फंड बहुत अच्छा चल रहा है, ये फंड बहुत कम रिटर्न दे रहा है, हमें अपना म्यूचुअल फंड कौन सा सही है लेने का? हमें अपने दोस्तों की सलाह से या किसी एक अच्छे एडवाइजर की मदद से? देखिए, कोई अच्छा चल रहा है का इसका मतलब है कि 1 साल का बात कर रहे हैं, जाहिर सा बात है वो 1 साल का बात कर रहे हैं, 2 साल का बात कर रहे हैं, ऐसे आपको नहीं देखना है। आपको देखना है 10 साल 15 साल में वेल्थ क्रिएट करके किसने दिया है, तो आपको आएगा मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। वो फंड जो आपने सेलेक्ट कर लिया, एयूएम ज़्यादा है, 5,000 10,000 करोड़ से ऊपर है, एक बार आपने सेट करके रख दिया, चला दिया, तो अब वो परफॉर्म ना भी कर रहा है 1-2 साल, तो उसी में कंटिन्यू करना है। उदाहरण के तौर पे जो मैं 3,000 का एसआईपी किया निपॉन ग्रोथ फंड में, मिड कैप कैटेगरी में, तो 4-5 बार ऐसा दौर आया कि दूसरे कैटेगरी से ये कम परफॉर्म कर रहा है, पर मैं भी तो अभी भी एसआईपी उसी में कंटिन्यू किया हूँ, 19% का रिटर्न दिख रहा है। तो आपको एक बार फंड सेलेक्ट कर लिया समझ बूझ करके, तो परफॉर्म ना भी करे तो भी उसमें कंटिन्यू करना है। लोग बोलेंगे कि परफॉर्म नहीं कर रहे तो चेंज कर दो, नहीं करना है। जिन्होंने ऐसा बोल रहे हैं, क्या उसने ऐसा किया है? लाइव रिकॉर्ड दिखाओ कि परफॉर्म नहीं किया तो आपने चेंज करके कहाँ चले गए, और जहाँ चले गए क्या वो परफॉर्म करने लगा? तो नहीं करना है इससे। इन्वेस्टर क्या गलती कर रहे हैं? गलती ये है कि देखिए, सबसे बड़ा गलती है कि लोन लेके वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लोन नहीं लेना है। दूसरा ये है कि आपका 1 लाख सैलरी है और आप कर सकते थे 25,000 रुपये का एसआईपी, लेकिन आपने कर दिया ना समझ बूझ करके, कुछ अध्ययन नहीं किया और 2,000 का एसआईपी शुरू कर दिया। बाकी पैसा कुछ अलग अलग जगह जा रहा है, कहीं कुछ भी जा रहा है। थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, 1 महीना अध्ययन करके बैठेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा अरे ये एसेट क्लास तो सबसे अच्छा है, मेरा सारा का सारा 25,000 रुपया तो इसी एसेट क्लास में जाना चाहिए था। आप नहीं अध्ययन किए तो 2,000 जा रहा है। अध्ययन करके बैठ के तसल्ली से चेक करेंगे तो 25,000 रुपया जा सकता है। तो 25,000 से जो वेल्थ क्रिएट हो सकता है वो 2,000 से कभी नहीं हो सकता है। तो ये एक गलती है। और दूसरा ये है कि मार्केट गिरता है तो डर करके बेच लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। ये कॉमन गलती है इन्वेस्टर को, जो नहीं करना चाहिए। पिछले 10 सालों में जैसे फंड्स ने अच्छे रिटर्न बनाए हुए हैं, अगले 10 सालों में आपको क्या लगता है इसी तरीके से फंड्स रिटर्न बनाएंगे या फिर इसमें रिटर्न कम भी बन सकते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन हमेशा सदा के लिए रहता है, ये क्वेश्चन कि पीछे जैसा बना वैसा बनेगा। वैसा ना बने मान लेते हैं, लेकिन वो बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर जगह जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे तो ज़्यादा ही बनाएगा ये, ठीक है। इक्विटी म्यूचुअल फंड उससे बेहतर देगा। कुछ कुछ चालबाजियाँ हैं, उसको समझना है, उसका विरोध करना है। विरोध नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सब एक दिन बिक जाएगा। जैसे खदान बिका है वैसे धीरे 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 सब कुछ बिक जाएगा। तो जो चीज़ आपके सामने आए, विरोध करना है। सोशल मीडिया पे कीजिए, बातों से कीजिए, जैसे भी करना है विरोध करना है। ये नहीं कि बैठ के चुपचाप रहना है। चुपचाप रहेंगे धीरे धीरे सब कुछ लूटा जाएगा, लूट ही जाएगा, लूट ही रहा है। सर, जो लोग अभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में या एसआईपी के बारे में अभी जो अवेयर नहीं है, जिनको जानकारियाँ नहीं है, शुरुआत कैसे करें? आपने म्यूचुअल फंड वर्ड सुन लिया ना, अभी ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है। 100 रुपये का एसआईपी निपॉन या एसबीआई स्मॉल कैप से शुरू कर दीजिए, 100 रुपया।
उसके बाद धीरे धीरे समझ आएगा, फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बस 100 रुपये से शुरू कर दीजिए। अब जैसे कि समुंदर है, आपको घुसना है तो पहले छोटे से पानी में, थोड़े से पानी में जाके चुबुक चुबुक करके नहा लेंगे, फिर जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो गहराई में घुसेंगे। तो शुरुआत में आपको 100 रुपया से कर लेना शुरू, धीरे धीरे सब जब स्टेटमेंट आएगा, NAV आएगा, मार्केट डाउन ऊपर नीचे सब होगा, तो आप खुद धीरे धीरे उसमें घुसने लगेंगे। डाउट होगा तो फिर पूछेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर से या सर्च करेंगे। उसके बाद जब समझ आए फिर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अभी सर लोग कुछ भी अगर सामान खरीदते हैं, देखो कि अगर आप कोई भी आईफोन खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, लोग अपना उसके ऊपर आता है हमेशा कि इंश्योरेंस करो, और गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, सभी कुछ ना कुछ इंश्योरेंस आजकल जो है चिपकाए जाते हैं। हाँ, जैसे बाइक हो गया, ट्रेवल में हाँ, जा रहे हैं आप, ठीक है। ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, सब में इंश्योरेंस का वो चार्ज भी रहता है, ये चार्ज भी प्रीमियम रहता का चार्ज भी है। तो सर उन्हें क्या ये इंश्योरेंस करना चाहिए, या फिर आपकी क्या सलाह है उन लोगों के लिए, उन्हें क्या लेना चाहिए? कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए जो चिपकाने वाला है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, कोई भी इंश्योरेंस लेना है, एक टर्म प्लान लेना है, 50 लाख का लेके रख लेना है, प्योर टर्म बस। प्लान। हाँ, क्योंकि आप बाइक में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, इधर आप सोचिए उस पैसे को लेने के लिए आपकी वाइफ को, नॉमिनी को कितना चक्कर काटना पड़ेगा, और मिलेगा? देखा है किसी को मिलते? तो एक टर्म प्लान 50 लाख का लेना है बस। बाकी कोई भी छोटा छोटा इंश्योरेंस लेना नहीं है। बाइक खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, आईफोन खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस ट्रेवल में जा रहे हैं, कोई भी इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीमियम भी जा रहा है उसमें, तो वो अवॉइड करना है। एक तगड़ा वाला 5,000, 6,000, 7,000 जाएगा साल का टर्म प्लान 50 लाख का लेना है। ऐसे नहीं कि अमीर हैं तो 50 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, नहीं, उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। एक सेफ्टी है, मरेंगे तभी तो मिलेगा, नहीं मरेंगे तो नहीं मिलना है। ये लिए हैं तो 50 लाख, 1 करोड़ का जरूर लेना चाहिए जो लिए हैं टीका, तो क्योंकि तय ही है, ठीक है, तो फैमिली को थोड़ा सेव करके चलिए। टिप्स पे इन्वेस्टमेंट करना है, सेफ या रिस्क? टोटल रिस्क, क्योंकि वो सब एडवर्टाइज हो रहा है फंसाने के लिए। लॉस में एग्जिट करना चाहिए या स्टे रहना चाहिए? अगर म्यूचुअल फंड में बने हुए हैं, लॉस होगा तो आपको पीछे अध्ययन करना है, बने रहना है, कंटिन्यू करना है। डिसिप्लिन जरूरी है या नहीं है? डिसिप्लिन के बिना कुछ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक शादी कर लिया, आप 4 को फिर से देख रहे हैं तो नहीं चलेगा ना। जीवन जीने के लिए तो डिसिप्लिन चाहिए। अब एक से हो गया तो एक के साथ ही चलना पड़ेगा। टैक्स प्लानिंग फर्स्ट या गोल प्लानिंग फर्स्ट? गोल प्लानिंग फर्स्ट। ALSS फंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अभी तो ALSS में कोई मतलब नहीं है, टैक्स सब बराबर स्लैब हो गया है, तो ALSS में 3 साल के लिए क्यों फंसना है? नॉर्मल फंड ही। पहले इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस डर का माहौल नहीं बनाना है, पहले इन्वेस्टमेंट। पहले इमरजेंसी फंड या इन्वेस्टमेंट? इमरजेंसी फंड। इंश्योरेंस टर्म प्लान अगर है तो ले सकते हैं, नहीं तो इमरजेंसी फंड बना के रखना है। फाइनेंशियल प्लानिंग बिना एडवाइजर के पॉसिबल है, यस या नो? बिल्कुल सही, कर सकते हैं। आप खुद अध्ययन इतना कर लिए तो कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, आप फंड सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं किस में इन्वेस्ट करूं, तो फिर आप फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको मिलना चाहिए। सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट करने का सही रास्ता है या डेंजरस है? ये सब टूल्स हैं, टूल्स कोई भी डेंजरस नहीं होता है। चाकू से सब्जी भी कटता है, किसी को मार भी सकते हैं। सोशल मीडिया से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन ले करके आप खुद अध्ययन कीजिए बैठ करके, और उसके बाद आगे बढ़िए। कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से आए वो गलत नहीं हो सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का फ्यूचर है या यस या नो? इक्विटी म्यूचुअल फंड वो सब लोग जिनके पास छोटे छोटे अमाउंट के पैसे आ रहे हैं और उससे वेल्थ क्रिएट करना है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड उनके लिए। उसमें भी स्मॉल कैप में आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। राजू सर, थैंक यू, आज आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे जितने भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन लोगों तक एक अच्छा मैसेज दिया, और सर ने एक बहुत अच्छा समराइज किया कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, इससे पहले आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। थैंक्स राजू सर। थैंक यू। जो भी लोग भी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू नहीं किए हैं, 100 रुपया से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। शुरुआत आप 100 रुपया से स्मॉल कैप में कीजिए। थैंक यू सो मच दीपक जी।